स्वागत है आपका टोटल फिलॉसफी में, जहां विचार सिर्फ समझे नहीं जाते, अपने अंदर एक नया संसार खोल देते हैं। कभी सोचा है मानव जीवन जटिल क्यों होता है और जटिलता से बचने का रास्ता कहाँ है? एरिस्टो ऑफ कियोस कहता था, मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह अनावश्यक चीजों को जरूरत समझ लेता है। वह सरलता का दार्शनिक था, पर उसकी सरलता एक गहरी खोज की उपज थी। एरिस्टो पूछता था, क्या तुम्हें सच में उतनी चीजों की जरूरत है जितनी तुम अपने जीवन से चिपकाए बैठे हो? क्या तुम्हें पता है कि कौन सी चीजें तुम्हारे मन को मुक्त करती है और कौन सी धीरे धीरे तुम्हें बांध रही है? सोचो, अगर हम उन बोझों को पहचान ले जो हमें हर दिन भारी करते हैं, तो क्या हमारा जीवन हल्का, साफ और ज्यादा अर्थपूर्ण नहीं हो जाएगा? आज हम एरिस्टो की उसी सूक्ष्म दृष्टि से अपने ही जीवन को देखने की कोशिश करेंगे, जहां सरलता कोई कमी नहीं बल्कि एक शक्ति है। यह है टोटल फिलॉसफी, जहां हर प्रश्न अपने अंदर एक नया संसार छुपाया होता है। रात का आसमान धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था। एथेंस की गलियों में एक शांत हवा बह रही थी, जिसके साथ कुछ पुराने पत्ते सरसराते हुए जमीन पर गिर रहे थे। लाइसियम के बगीचे में उस रात सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठा था, एक युवा विद्यार्थी जो अपनी नोटबुक खोले इंतजार कर रहा था। उसे बताया गया था कि आज उसका परिचय उस व्यक्ति से कराया जाएगा जिसे लोग शांत चट्टान कहते हैं, अरिस्टो ऑफ सियोस। कुछ ही देर बाद कदमों की हल्की सी आहट सुनाई दी, लेकिन यह कोई भारी अधिकारपूर्ण कदम नहीं थे। यह किसी ऐसे व्यक्ति के कदम थे जो दुनिया से लड़ता नहीं, दुनिया को समझता था। और जैसे ही वह पास आए, ऐसा लगा जैसे हवा भी एक पल के लिए ठहर गई हो। उनका चेहरा साधारण था, कोई चमकदार वस्त्र नहीं, कोई शान नहीं, कोई दिखावा नहीं, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे शांत पानी जो ऊपर से बिल्कुल स्थिर दिखता है पर भीतर बहुत गहरा होता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे देखने आए हो या खुद को समझने? विद्यार्थी चौंक गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका दिया। अरिस्टो उसके पास बैठ गए। उनके बैठते ही बगीचे का माहौल बदल गया, जैसे पेड़ पौधे भी सुनने लगे हों। कई दार्शनिक जोर से बोलते थे, बड़े शब्दों में दुनिया को समझाने की कोशिश करते थे, पर अरिस्टो की शांत उपस्थिति ही एक शिक्षा थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, समझने के लिए आवाज नहीं, ध्यान चाहिए। बदलने के लिए ताकत नहीं, दिशा चाहिए। ऐसा लगता था जैसे वे शब्द नहीं बोल रहे थे, वे विद्यार्थी के भीतर किसी बंद कमरे का दरवाजा खोल रहे थे। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उन्होंने कहा, मैं तुम्हें सबसे पहले एक कहानी सुनाता हूं। उन्होंने आसमान की ओर देखा और बोले, बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वह हर बात पर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था, पिता से, दोस्तों से, खुद से भी। एक दिन उसके पिता ने उसे एक थैली दी और कहा, जब भी गुस्सा आए, इस थैली में से एक कील ले और पिछवाड़े की दीवार पर ठोक देना। पहले दिन उसने 20 कीलें ठोक दी, अगले दिन 15। धीरे धीरे कीलों की संख्या घटती गई। फिर एक दिन आया जब उसने कोई कील नहीं ठोकी। वह खुशी से पिता के पास गया। पिता ने कहा, अच्छा, अब जब भी कोई ऐसी स्थिति आए जिसमें तू गुस्सा कर सकता है लेकिन तू नहीं करता, तब दीवार से एक कील निकाल देना। कुछ हफ्तों में उसने सारी कीलें निकाल दी। पिता ने उसे दीवार दिखाते हुए कहा, देख, दीवार पर अब कीलें नहीं है, लेकिन निशान रह गए हैं। गुस्सा खत्म हो सकता है, पर उसके निशान लंबे समय तक रहते हैं। अरिस्टो रुक गए। विद्यार्थी ने धीरे से पूछा, गुरुजी, क्या आप कहना चाहते हैं कि गुस्सा गलत है? अरिस्टो मुस्कुराए, नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि गुस्सा एक आग है। यदि तुम उसे समझते नहीं तो वह तुम्हें जला देती है। यदि तुम उसे दिशा देते हो तो वही आग तुम्हें आगे बढ़ाती है। इतना सरल और इतना गहरा सच। विद्यार्थी उनकी बातों में खोता चला गया। रात गहराती गई। आसमान में चांद ऊपर चढ़ता जा रहा था। अरिस्टो ने फिर कहा, अक्सर लोग सोचते हैं कि जीवन कठिन इसलिए है क्योंकि दुनिया कठिन है। असल मुश्किल यह है कि हम खुद को समझने की कोशिश ही नहीं करते। जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण पा लेता है, दुनिया उसके लिए आसान हो जाती है। यह सुनकर विद्यार्थी ने पूछा, गुरुजी, क्या स्वयं पर नियंत्रण सबसे बड़ा ज्ञान है? अरिस्टो ने हल्की हंसी के साथ कहा, ज्ञान वह नहीं जो दिमाग में रहता है,
ज्ञान वह है जो व्यवहार में उतरता है। जिस दिन तुम अपनी इच्छाओं, क्रोध, भय और शब्दों को नियंत्रित कर लोगे, उस दिन तुम्हें कुछ और सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उन्होंने पास की मिट्टी उठाई और हवा में छोड़ दी। धीरे धीरे वह मिट्टी नीचे गिरने लगी। अरिस्तो ने कहा, देखो ये मिट्टी गिर रही है पर किसी जल्दी में नहीं। ये अपना काम कर रही है, बिना किसी संघर्ष, बिना किसी हलचल। मानव भी इसी मिट्टी जैसा होना चाहिए, जिसे पता हो कि उसका रास्ता क्या है और वह उसी रास्ते पर चलता रहे, चाहे हवा तेज हो या धीमी। विद्यार्थी मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। अरिस्तो ने कहा, दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो समस्याओं से भागते हैं और दूसरे वे जो समस्याओं को देखते हैं और मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वे उन समस्याओं से बड़े हैं। विद्यार्थी ने पूछा, और आप किस प्रकार के हैं? अरिस्तो ने कहा, मैं तीसरे प्रकार का हूं। मैं समस्याओं को दुश्मन नहीं मानता, मैं उन्हें शिक्षक मानता हूं। इतना कहते ही हवा का एक झोंका बगीचे में चला। पेड़ों की पत्तियां हिल उठीं, जैसे प्रकृति भी इस सत्य पर सहमति दे रही हो। अरिस्तो फिर बोले, दुनिया तुम्हें परखेगी, लोग तुम्हें परखेंगे, पर असली परीक्षा तब होती है जब तुम खुद को परखते हो। विद्यार्थी ने धीरे से कहा, गुरुजी, क्या यह सच है कि आप हर चीज में संयम को सबसे बड़ा गुण मानते हैं? अरिस्तो ने उत्तर दिया, संयम ताकत को शांत करता है और अज्ञान को बुद्धि में बदल देता है। जिसके पास संयम है, उसके पास खुद का साम्राज्य है, और जिसे खुद पर शासन करना आ गया, उसे कोई हरा नहीं सकता। थोड़ी देर चुप्पी रही। फिर उन्होंने आगे कहा, कभी कभी चुप रहना बोलने से बड़ा साहस होता है। कभी कभी रुक जाना आगे बढ़ने से ज्यादा जरूरी होता है, और कभी कभी माफ कर देना जीतने से महान होता है। विद्यार्थी को लग रहा था कि वह सुन नहीं रहा, वह बदल रहा है। रात अब लगभग खत्म होने को थी। क्षितिज पर एक हल्की सी नीली रेखा उभरने लगी थी, नए दिन का संकेत। अरिस्तो उठे और बोले, चलो अब सूरज को देखने चलते हैं। तुम जांचना चाहते हो कि तुम्हारा मन शांत है या नहीं, तो उगते सूरज को देखना। यदि सूरज तुम्हें सुंदर लगे तो समझो मन शांत है, और अगर सूरज भी तुम्हें साधारण लगे तो जान लो कि मन में अब भी हलचल है। वे दोनों धीरे धीरे चलते हुए बगीचे के किनारे पहुंचे। सूरज उदय हो रहा था। आकाश सुनहरे रंग में बदल रहा था, जैसे प्रकृति खुद एक पाठ पढ़ा रही हो। अरिस्तो ने कहा, यह सूर्य हर दिन नया जन्म लेता है। तुम भी हर सुबह नए जन्म की तरह उठ सकते हो, यदि तुम बीती रात के अंधेरों को साथ लेकर न चलो। विद्यार्थी की आंखें चमक उठी। शायद उसने अपनी जिंदगी का पहला गहरा सबक सीख लिया था। अरिस्तो ने उसे देखते हुए कहा, यदि तुम किसी दिन खुद को खोया हुआ महसूस करो तो दो चीजें याद करना। पहला, तुम अकेले नहीं हो। दूसरा, यह भी बीत जाएगा। सूरज पूरी तरह उग चुका था। अरिस्तो की आंखों में वही शांत चमक थी, जैसे अंधेरे और उजाले दोनों को वे समान सम्मान देते हो। उन्होंने कहा, चलो अब तुम जाओ। आज का पाठ पूरा हुआ। कल हम बात करेंगे तुम्हारे भीतर छिपे उस व्यक्ति के बारे में जिसे तुमने अभी तक पहचाना नहीं है। विद्यार्थी कुछ बोल नहीं पाया। उसने बस झुककर प्रणाम किया। अरिस्तो मुस्कुराए, धीरे धीरे चल पड़े। उनकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी, जैसे उन्हें मंजिल से ज्यादा रास्ते की सुंदरता पर विश्वास हो। और इस तरह अरिस्तो ऑफ सियोस का पहला पाठ समाप्त हुआ। लेकिन उस रात बोला गया हर शब्द, हर वाक्य, हर मौन विद्यार्थी के मन में अंकित हो गया, जैसे पत्थर पर हुआ कोई गहरा नक्शा। यह यात्रा अब शुरू हुई थी। कहानी अभी पूरी नहीं हुई। सुबह का सूरज अब आसमान में थोड़ा ऊपर उठ चुका था, लेकिन उसकी रोशनी अभी भी कोमल थी, जैसे दुनिया को धीरे धीरे जगाना चाहती हो। विद्यार्थी उस रात की शिक्षा से इतना प्रभावित था कि नींद तो आई, लेकिन सोच उससे भी गहरी जल रही थी, सीखने की, समझने की, खुद को जानने की। दूसरे दिन वह फिर वहीं पहुंचा। लाइसियम का वही बगीचा, वहीं पत्थरों की पगडंडी, वही पेड़ जिनके नीचे पिछली रात उसने अपने भीतर की उलझनों को खुलते हुए महसूस किया था। लेकिन आज एक बदलाव था। आज वह खाली मन से नहीं आया था, आज वह सवाल लेकर आया था। अरिस्तो पहले से ही वहां बैठे थे, पीठ सीधी, आंखें बंद, जैसे हवा को सुन रहे हो। विद्यार्थी उनके पास पहुंचा तो अरिस्तो ने आंखें खोली और मुस्कुराए। यह कोई साधारण मुस्कान नहीं थी। यह मुस्कान किसी ऐसे व्यक्ति की थी
जिसे दुनिया को बदलने की जल्दी नहीं होती, लेकिन वह जानता है कि बदलाव उसके एक वाक्य से भी आ सकता है। विद्यार्थी ने हिचकते हुए कहा, गुरुजी, आप आज मुझे क्या सिखाएंगे? अरिस्तो ने कहा, आज मैं नहीं सिखाऊंगा। आज तुम मुझे बताओगे कि तुम क्या सीखना चाहते हो। यह सुनकर विद्यार्थी थोड़ा घबरा गया। वह बोला, मुझे पता नहीं। अरिस्तो पास की एक पहनी उठाते हुए बोले, अगर तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या सीखना चाहते हो, तो तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम क्या बनना चाहते हो। और जो खुद से अनजान है, औरों से क्या सीखेगा? विद्यार्थी चुप हो गया। यह बात सीधे उसके भीतर उतर गई। अरिस्तो ने टहनी को धीरे से मिट्टी पर गिराया और बोले, चलो आज एक यात्रा करते हैं, अपने मन की यात्रा। उन्होंने जमीन पर एक लकीर खींची, सीधी, सरल, शांत। यह वे बोले, तुम्हारा वर्तमान है, जहां तुम खड़े हो। फिर उन्होंने दूसरी लकीर उससे थोड़ी दूर खींची। यह तुम्हारा भविष्य है, जहां तुम पहुंचना चाहते हो। विद्यार्थी ने पूछा, और इस बीच का दूरी, क्या यह मेहनत है? अरिस्तो ने कहा, नहीं, मेहनत तो सिर्फ वह नाव है जो तुम्हें पार करवाती है। यह दूरी असल में तुम्हारे संदेह है। जितने ज्यादा संदेह, उतनी लंबी दूरी। उन्होंने मिट्टी को थोड़ा हवा में उड़ाया और कहा, सच्चाई यह है कि लोग दुनिया से नहीं, अपने संदेहों से हारते हैं। विद्यार्थी ने महसूस किया कि उसका मन कुछ खोल रहा है, जैसे भीतर कोई दरवाजा थोड़ा सा खुल गया हो। अरिस्तो मुस्कुराए और बोले, अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। विद्यार्थी उत्सुक होकर बैठ गया। एक बार एक युवक था जो यह जानना चाहता था कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है। वह पर्वतों पर गया, वहां उसे चट्टानों ने कहा, हम सबसे मजबूत हैं। वह नदियों पर गया, उन्होंने कहा, हम चट्टानों को भी काट देते हैं। वह समुद्र के किनारे गया, लहरों ने कहा, हम नदियों को भी निगल लेते हैं। वह हवा के पास गया, हवा ने कहा, हम समुद्र को भी उथल पुथल कर सकते हैं। उसने सूर्य से पूछा, सूर्य ने कहा, हम हवा से भी अधिक शक्तिशाली है। लेकिन जब वह सूर्य की गर्मी से थककर एक पेड़ के नीचे बैठा, वहां उसने एक बुजुर्ग को मुस्कुराते हुए देखा। बुजुर्ग ने कहा, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, वह पर्वत, नदी, समुद्र, हवा और सूर्य से महान है। अरिस्तो ने विद्यार्थी की ओर देखते हुए कहा, क्योंकि मन से बड़ा कोई साम्राज्य नहीं होता, और जो अपने मन का राजा है, उसे दुनिया का कोई राजा हरा नहीं सकता। विद्यार्थी की आंखों में चमक थी। कुछ बदल रहा था, कुछ स्थिर हो रहा था, कुछ समझ में आने लगा था। अरिस्तो ने उसे ध्यान से देखा और कहा, तुम्हारे भीतर क्षमता है, लेकिन क्षमता सिर्फ बीज है। उससे पेड़ तभी बनेगा जब तुम उसे साहस और शांति से सींचोगे। विद्यार्थी ने पूछा, गुरुजी, शांति कैसे मिलती है? यह सुनकर अरिस्तो उठे और धीरे धीरे चलते हुए पेड़ों के बीच गए। वहां एक पुराना पेड़ था, गहरा, स्थिर, उम्रदराज। उसके नीचे खड़े होकर अरिस्तो ने कहा, शांति कोई जगह नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई अवस्था नहीं। शांति वह है जब तुम्हारी इच्छाएं चिल्लाना बंद कर दें, जब तुम्हारा गुस्सा अपनी जिद छोड़ दे, जब तुम्हारी महत्वाकांक्षा तुम्हारा मालिक ना रहे और तुम्हारा भय तुम्हारा पीछा ना करे। उन्होंने पेड़ के तने पर हाथ रखा। यह पेड़ शांति में है क्योंकि यह वही बनता है जो इसे बनना है। यह बांस बनने की कोशिश नहीं करता और बांस पेड़ बनने की कोशिश नहीं करता। एक लंबा मौन हुआ। मौन में भी शिक्षा थी। फिर अरिस्तो ने कहा, जब तुम वही बनने की कोशिश करोगे जो तुम हो, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। विद्यार्थी की सांसें गहरी हो गईं। उसे लगा वह वर्षों बाद पहली बार खुद को महसूस कर रहा है। अरिस्तो ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अब हम अगले पाठ की शुरुआत करेंगे, मन की शक्ति नहीं, मन की दिशा पर। लेकिन वह पाठ अभी शुरू नहीं हुआ था। वह तो उनके बीच बस एक चिंगारी की तरह जन्म ले चुका था। एक ऐसी चिंगारी जो एक दिन विद्यार्थी को उस व्यक्ति में बदल देगी जिसे वह खुद भी पहचान नहीं पाएगा। अरिस्तो ने कहा, अब तुम चलो, अगली सुबह तुम तैयार आना, क्योंकि अगला पाठ कठिन नहीं, गहरा होगा। विद्यार्थी ने सिर झुकाया, फिर पीछे मुड़कर देखा। अरिस्तो अब भी वहीं खड़े थे, जैसे पेड़, हवा, मिट्टी, सुबह सब उनके साथ एक बन गए हों। सुबह आज थोड़ी अलग थी। हवा में हल्की सी ठंडक थी, जैसे मौसम अपने भीतर कोई बदलाव छिपाए हुए हो। विद्यार्थी उसी उत्साह के साथ लाइसियम पहुंचा, लेकिन आज उसके भीतर एक नई प्रतीक्षा थी।
पिछली 2 रातों और सुबहों ने उसे आसान नहीं, गहरे सवालों की ओर धकेल दिया था। और वह जानता था अरिस्तो उसे आज किसी नए द्वार तक ले जाने वाले हैं। दूर से ही उसने देखा कि अरिस्तो इस बार पेड़ के नीचे नहीं बैठे थे। वह एक संकरी पगडंडी पर धीरे धीरे चल रहे थे, जैसे किसी अदृश्य मार्गदर्शक के पीछे पीछे जा रहे हों। विद्यार्थी तेज कदमों से उनके पास पहुंचा, लेकिन अरिस्तो ने उसे देखकर कुछ नहीं कहा, बस अपनी चाल में थोड़ा सा ठहराव लाकर उसके आने का संकेत दिया। साथ साथ चलते हुए कुछ देर मौन रहा। विद्यार्थी ने सोचा कि क्या गुरु आज नाराज हैं, या शायद आज का पाठ मौन से ही शुरू होना है। आखिरकार अरिस्तो ने कहा, तुम जानते हो मौन का महत्व क्या है? विद्यार्थी ने सिर हिलाया। नहीं गुरुजी। अरिस्तो थोड़ा मुस्कुराए। मौन वह जगह है जहां सत्य छुपा होता है। जैसे एक शांत तालाब में तुम अपना चेहरा साफ देख सकते हो, उसी तरह शांत मन में तुम अपना जीवन साफ देख सकते हो। वे रास्ते के किनारे बने एक छोटे से तालाब के पास रुक गए। तालाब बिल्कुल स्थिर था। इसका पानी इतना साफ कि उसमें पैरों के चित्र ऐसे दिख रहे थे जैसे किसी चित्रकार ने उकेरा हो। अरिस्तो बोले, मन जब विचलित होता है तो जीवन के चित्र भी बिखर जाते हैं, और जब मन शांत होता है तो जीवन पूरी तरह समझ आता है। उन्होंने एक छोटा सा कंकर उठाया और तालाब में फेंक दिया। पानी में हल्की तरंगें उठीं, प्रतिबिंब टूट गया। देखो, यही होता है जब कोई एक भावना, गुस्सा, ईर्ष्या, भय, असुरक्षा तुम्हारे भीतर गिरती है। तुम खुद को देख नहीं पाते। विद्यार्थी ध्यान से सुन रहा था। अरिस्तो आगे बोले, लोग सोचते हैं कि भावनाएं उन्हें नियंत्रित करती है, लेकिन सच यह है कि भावना सिर्फ एक तरंग है। तुम उसे देख सकते हो, समझ सकते हो और उसे गुजर जाने दे सकते हो। विद्यार्थी ने धीमे स्वर में पूछा, लेकिन गुरुजी, यह आसान कैसे हो? भावनाएं अचानक आती है। अरिस्तो ने उसकी ओर देखकर कहा, भावनाएं अचानक आती है, लेकिन प्रतिक्रिया चुनना तुम्हारा अधिकार है। दुनिया तुम्हें धक्का दे सकती है, लेकिन तुम गिरोगे या संतुलन बनाओगे, यह तुम तय करते हो। वे दोनों चलते हुए वापस बगीचे की ओर लौटने लगे। आज अरिस्तो की चाल थोड़ी तेज थी, जैसे उनका मन भी किसी रुके हुए विचार को बाहर लाना चाहता हो। वह एक पत्थर की बेंच पर बैठ गए और बोले, तुम्हें पता है, लोग अक्सर एक बड़ी गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें जीवन में महान बनने के लिए बहुत बड़ा कुछ करना पड़ेगा। विद्यार्थी ने पूछा, तो क्या करना चाहिए? अरिस्तो ने कहा, महान बनने के लिए किसी बड़ी उपलब्धि की जरूरत नहीं, बल्कि छोटे छोटे सत्यों को अपनाने की जरूरत है। जैसे अपने शब्दों पर नियंत्रण, अपने गुस्से पर नियंत्रण, अपने निर्णयों की जिम्मेदारी और अपने स्वभाव की समझ। उन्होंने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में एक कहानी तैर रही थी। तुम्हें मालूम है, अरिस्तो बोले, मैंने कम उम्र में ही गुस्सा करना छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने देखा कि गुस्सा अक्सर उस बात पर होता है जिसे हम बदल ही नहीं सकते। विद्यार्थी ने पूछा, तो फिर आप क्या करते थे जब कोई आपको परेशान करता था? अरिस्तो ने बिना हिचकिचाए उत्तर दिया, मैं मुस्कुराता था, क्योंकि मुस्कान वो हथियार है जो बिना चोट पहुंचाए दुश्मन को हरा देती है। विद्यार्थी ने सोचा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? उसने पूछ ही लिया, गुरुजी, क्या हर व्यक्ति में यह क्षमता होती है? अरिस्तो ने हल्की हंसी के साथ कहा, हर व्यक्ति में यह क्षमता है, लेकिन हर व्यक्ति इसे जागृत नहीं करता, क्योंकि लोग सरल प्रयास से डरते हैं। उनका मन कहता है यह बहुत कठिन है, लेकिन सच्चाई यह है, यह कठिन नहीं, अनजाना है। उसने पूछा, और अनजान चीजें डराती है? अरिस्तो ने कहा, नहीं, अनजान चीजें हमें बढ़ाती है। यह सुनकर विद्यार्थी की आंखें फैल गईं, जैसे उसके भीतर कुछ खुल गया हो। अरिस्तो उठे और उसे लाइसियम के भीतर एक पुरानी कक्षा में ले गए। वह कमरा जहां कभी थियोफ्रास्टस और लाइको ऑफ ट्रॉस ने पढ़ाया था। कमरे की दीवारों पर पुराने मशालों की जगह थीं, जिनमें रोशनी तो नहीं, पर इतिहास की गर्मी आज भी बची हुई थी। अरिस्तो ने धीरे से कहा, यहां पीढ़ियां बनाई गई हैं। किसी ने उन्हें तलवार नहीं दी, किसी ने उन्हें सोना नहीं दिया। उन्हें बस एक चीज दी गई, चरित्र। और यह वही चीज है जिसे कोई छीन नहीं सकता। उन्होंने कमरे के बीच में खड़े होकर कहा, आज का पाठ आखिरी है, पर सबसे महत्वपूर्ण भी। कौन हो तुम? विद्यार्थी घबरा गया। मैं कैसे बताऊं? अरिस्तो ने कहा, दुनिया तुम्हें कई नाम देगी, गरीब, अमीर, योग्य, अयोग्य, सुंदर, साधारण, विजेता, हारा हुआ, पर तुम इन नामों में से कोई नहीं हो।
तुम वह हो जिसे तुम अपने शांत क्षणों में महसूस करते हो। विद्यार्थी को कुछ समझ आया, कुछ नहीं, लेकिन वह जानता था कि यह वाक्य उसकी जिंदगी बदल देगा। अरिस्टो ने अंत में कहा, जब तुम दुनिया को समझना बंद कर दोगे और खुद को समझना शुरू कर दोगे, तभी तुम सच्चे अर्थों में जीना सीखोगे। कमरे में एक गहरा मौन छा गया, लेकिन यह मौन खाली नहीं, भरपूर था, जैसे किसी सच का स्वरूप हो। अरिस्टो ने उसकी ओर देखा और कहा, अब तुम जा सकते हो। तुम्हारा मन आज जितना जागा है, उसे अब शांत होकर बसने दो। विद्यार्थी धीरे धीरे बाहर चला गया। उसके भीतर आज नया भार नहीं था, नई रोशनी थी। कहानी यहां रुकी नहीं है, यह तो बस उस यात्रा का मध्य है जहां से आत्मज्ञान शुरू होता है। और अब अरिस्टोसियोस के शब्द हवा में ऐसे घुलने लगे जैसे किसी शांत झील पर गिरती हल्की बूंदें। वे बोले, मनुष्य की सबसे बड़ी हार तब होती है जब वह अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है, और सबसे बड़ी जीत तब जब वह अपनी ही इच्छाओं को दोस्त की तरह समझने लगे। लड़का चुप था, पर उसके भीतर कुछ हिल रहा था। अरिस्टो ने अपनी छड़ी मिट्टी पर टिकाई, थोड़ी सी रेखाएं खींची और कहा, यह देखो, यह रेखा तुम्हारी इच्छा है और यह दूसरी तुम्हारी समझ। इच्छा समझ से आगे निकल जाए, मनुष्य गलतियों का कारखाना बन जाता है, और अगर समझ इच्छा को शांत कर दे तो मनुष्य प्रकाश बन जाता है। तभी सूरज की रोशनी उन रेखाओं पर पड़ी और लड़के को ऐसा लगा जैसे ये आकृतियां नहीं बल्कि उसके जीवन का नक्शा हो। एरिस्टो ने आगे कहा, हर मनुष्य के भीतर दो आवाजें चलती हैं। एक कहती है अभी चाहिए, दूसरी कहती है रुको, समझो। जो पहली को मानता है वो भटक जाता है, दूसरी को सुनता है वो खुद को पा लेता है। लड़का बोला, तो क्या इच्छाएं बुरी है? एरिस्टो मुस्कुराए, नहीं बालक, इच्छाएं तो हवा की तरह है, जरूरी है, पर तूफान न बन जाए इतना ही ध्यान रखना चाहिए। उसने दूर पहाड़ियों की ओर देखा जहां सूरज धीरे धीरे नीचे जा रहा था। तुम्हारा लक्ष्य इतना ऊंचा होना चाहिए कि तुम अपने छोटे लालचों को देखकर खुद ही हंस पड़ो। जब बड़ा होता है, मन अपने आप शांत हो जाता है। वे कुछ कदम चले और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहीं उन्होंने अपना हाथ जमीन पर रखा, मानो धरती की धड़कन को सुन रहे हो। सुनो, उन्होंने कहा, जो शांत बैठकर दुनिया को सुन लेता है, दुनिया उसका रास्ता खुद खोल देती है, पर जो शोर में खो जाए उसे दिशा कभी नहीं मिलती। लड़का अब समझने लगा था कि वह किसी साधारण शिक्षक से नहीं बल्कि एक ऐसे मनुष्य से बात कर रहा था जिसने अपने जीवन को भीतर से देखा था। एरिस्टो ने पूछा, कभी महसूस किया है कि जब तुम जल्दबाजी में होते हो तो सारी गलतियां होती है, और जब शांत होते हो तो सब सही लगता है? लड़के ने सिर हिलाया, हां। क्यों होता है ऐसा? एरिस्टो ने खुद ही जवाब दिया, क्योंकि बुद्धि शांत मन में जन्म लेती है और मूर्खता बेचैन मन में। हवा थोड़ी तेज चली। एरिस्टो के वस्त्र की किनारियां हल्की सी फड़फड़ाईं। सच्ची ताकत भीतर की व्यवस्था में है, बाहर के प्रदर्शन में नहीं। वे थोड़ा रुके और बोले, कई लोग दिखावा करते हैं कि वे समझदार हैं, और कुछ लोग सच में समझदार होते हैं पर चुप रहते हैं। कौन सा जीवन चुनोगे तुम? लड़के ने तुरंत कहा, दूसरा, चुप रहने वाला। एरिस्टो मुस्कुराए, पर आंखों में हल्की उदासी थी। तो सुनो, चुप्पी आसान नहीं है। यह एक युद्ध है जहां तुम्हें हर पल अपने ही मन के खिलाफ लड़ना होगा, पर जीत इतनी खूबसूरत होती है कि दुनिया का कोई सुख उसकी बराबरी नहीं कर सकता। लड़का अब मंत्रमुग्ध था। एरिस्टो के शब्द उसके भीतर ऐसे उतर रहे थे जैसे बीज जो समय आने पर पेड़ बनकर उभरते हैं। एरिस्टो ने आसमान की तरफ देखा। दुनिया चाहती है कि तुम तेज दौड़ो, मैं चाहता हूं कि तुम सही दिशा में चलो। फिर बहुत धीमी आवाज में बोले, याद रखना, तेज कदम नहीं, सही कदम जीवन बदलते हैं। कुछ देर दोनों चुप थे। हवा शांत थी, सूरज पूरी तरह ढल चुका था, और तभी एरिस्टो ने अपना अंतिम वाक्य उस दिन के लिए कहा, जो खुद पर विजय पा लेता है उसे फिर किसी और विजय की जरूरत नहीं पड़ती। उनके शब्दों के साथ जैसे रात का अंधेरा भी कोमल हो गया। लड़के के भीतर एक नई यात्रा शुरू हो चुकी थी, एक ऐसी यात्रा जो बाहर नहीं अंदर की ओर जाती है। अंधेरा और गहरा हो चुका था। आसमान में कुछ ही तारे दिखाई दे रहे थे,
लेकिन लगता था जैसे आसमान भी एरिस्टो की बातों को सुनकर शांत हो गया हो। दोनों धीरे धीरे गांव की ओर लौटने लगे। एक लंबा रास्ता, लेकिन उस रास्ते पर अब चलना पहले जैसा नहीं लग रहा था। लड़के के कदम भारी नहीं थे, बल्कि हल्के, मानो वह कुछ समझ चुका हो, कुछ पा चुका हो। चलते चलते एरिस्टो बोले, तुम जानना चाहते हो कि मनुष्य गलतियां क्यों करता है? लड़का तुरंत बोला, हाँ गुरुजी। एरिस्टो ने कहा, क्योंकि मनुष्य अपनी भावनाओं को सत्य समझ लेता है और सच्चाई को केवल एक विकल्प। लड़का थोड़ा उलझा। एरिस्टो मुस्कुराए, देखो, जब कोई तुम्हें गुस्सा दिला दे, तुम्हें लगता है तुम्हारा गुस्सा सही है, लेकिन क्या वह हमेशा सही होता है? लड़का धीरे से बोला, नहीं, भावनाओं का धोखा। मनुष्य उस चीज को सत्य मान लेता है जो सिर्फ उस क्षण में उसे सही लग रही होती है, और यही जीवन की सबसे बड़ी भूल है। लड़का सोच में पड़ गया। एरिस्टो ने कहा, दादा, इसलिए मेरी एक सलाह याद रखना, जब तुम्हें लगे तुम बिल्कुल सही हो, ठहर जाओ, सोचो, क्योंकि शायद वही वह क्षण हो सकता है जब तुम सबसे ज्यादा गलत हो। लड़का उनके शब्दों को महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हर वाक्य उसके भीतर किसी पुराने दरवाजे को खोल रहा हो। कुछ देर बाद दोनों एक पुराने पत्थर के पुल पर पहुंचे। नीचे पानी बह रहा था, धीमा, स्थिर, शांत। एरिस्टो उस पानी को देखते रहे, फिर बोले, पानी जैसी जिंदगी बनाओ, जो रास्ते बदल ले पर दिशा नहीं। लड़के ने पूछा, और दिशा कौन सी होनी चाहिए? एरिस्टो ने उसकी ओर देखा, वह दिशा जहां मन शांत हो जाए, चाहे दुनिया समझे या न समझे। लड़का अब मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, मानो वह किसी छिपे हुए सत्य को छू आया हो। एरिस्टो ने पूछा, तुमने कभी ध्यान दिया है कि लोग हमेशा दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, खुद को नहीं? लड़का बोला, हाँ, लेकिन क्यों? एरिस्टो ने धीरे से उत्तर दिया, क्योंकि दूसरों को बदलना आसान लगता है, और खुद को बदलना, यह तो जैसे अपने ही भीतर खड़ी पहाड़ियों को तोड़ने जैसा है। वे आगे बोले, जिस दिन मनुष्य खुद को बदलने में जुट जाता है, उसी दिन उसकी दुनिया बदलने लगती है। यह नियम है, यह सत्य है, और यह रास्ता हर अनुभव से गुजरते हुए हर दिन थोड़ा थोड़ा खुलता है। लड़का कुछ बोलने ही वाला था कि एरिस्टो ने हाथ उठा दिया, जैसे कह रहे हो, सुनो, अभी कुछ और बाकी है। एक बात याद रखो, जीवन में सबसे कठिन बात कोई महान काम करना नहीं, बल्कि छोटे कामों में महानता लाना है। जो यह सीख लेता है, वह हमेशा सही रास्ते पर चलता है। हवा का एक झोंका आया, पेड़ों की पत्तियां हल्के हल्के हिली, मानो प्रकृति खुद एरिस्टो की बातों को स्वीकार कर रही हो। चलते चलते वे फिर रुके। एरिस्टो ने आकाश की ओर देखा, जैसे किसी अदृश्य चीज को सुन रहे हो। हमारे भीतर का सन्नाटा, वह हमारा असली शिक्षक है, पर लोग उससे डरते हैं, क्योंकि सन्नाटा उन्हें उनके असली चेहरे से मिलाता है। लड़का बोला, और अगर वह चेहरा अच्छा ना लगे तो? एरिस्टो ने कहा, तो उसे बदल दो, पर उससे भागो मत। भागने से चेहरा बदलेगा नहीं, और सामना करने से डर टिकेगा नहीं। लड़का गहरी सांस लेता है, जैसे पहली बार उसने अपने दिल के अंदर की हवा को महसूस किया हो। एरिस्टो ने उसके कंधे पर हाथ रखा, एक गर्माहट, एक भरोसा। याद रखना, जीतने वाले वे नहीं होते जो दुनिया को हराते हैं, बल्कि वे जो अपनी कमजोरियों को हराते हराते थकते नहीं। और फिर पहली बार लड़के ने महसूस किया कि वह अकेला नहीं चल रहा था। वह किसी ऐसे मनुष्य के साथ चल रहा था जिसने जीवन का असली अर्थ बहुत पहले समझ लिया था, और अब अर्थ शब्दों के रूप में उसके सामने खुल रहा था, धीरे धीरे, नरमी से, लेकिन गहराई से। रात अब पूरी तरह धरती पर उतर चुकी थी। सितारे आकाश में बिखरी रोशनी की तरह चमक रहे थे। हवा में हल्की ठंडक थी, और दूर कहीं कोई रात का पक्षी पुकार रहा था। एरिस्टो ने लड़के को संकेत किया कि वे थोड़ी देर रुके। दोनों एक छोटे से टीले पर बैठ गए, जहां से पूरा गांव दिखाई देता था। घर, दिए, आग की हल्की हल्की चमक, सब कुछ शांत, स्थिर और शांतिपूर्ण। एरिस्टो ने गहरी सांस ली, मानो रात की ताजगी को अपने भीतर भर रहे हो। फिर बोले, क्या तुम जानना चाहते हो कि मनुष्य दुखी क्यों होता है? लड़का तुरंत बोला, हाँ गुरुजी। एरिस्टो ने तारों की ओर देखते हुए कहा, क्योंकि वह उन चीजों से चिपक जाता है जो उसके बस में नहीं है। लड़का चुप। एरिस्टो आगे बोले, दुख तब पैदा होता है जब मनुष्य कहता है,
यह मेरे हिसाब से क्यों नहीं हुआ? और जीवन कहता है, क्योंकि यह तुम्हारे बस में नहीं था। कुछ क्षणों की शांति, हवा की आवाज, और फिर एरिस्तो ने कहा, सुख बहुत सरल है, लेकिन मनुष्य सरल बातें निभाना मुश्किल समझता है। लड़के ने पूछा, तो सुख क्या है? एरिस्तो मुस्कुराए, सुख यह है कि तुम अपनी सीमाएं जानो और जो तुम्हारे बस में है उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दो, बाकी हवाओं के भरोसे छोड़ दो। लड़के ने धीरे से पूछा, क्या आपने अपने जीवन में भी ऐसा ही किया है? एरिस्तो कुछ पल चुप रहे। उनकी आंखों में जैसे कई कहानियां तैर रही थी, किसी का खो जाना, किसी का जाना, किसी का सीख देना। फिर वे बोले, मैंने भी वह दौर देखा है जब मैं चाहता था कि लोग मुझे समझे, मेरे विचारों को अपनाए, मेरी राह पर चले। लेकिन एक दिन मुझे समझ में आया, दूसरों को बदलना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है खुद को इतना गहरा बना लेना कि जो भी मेरे पास आए उसके भीतर कुछ जग जाए। लड़का उनकी ओर देख रहा था, आंखों में सम्मान, आश्चर्य और एक नई चमक। एरिस्तो बोले, जब तुम अपने विचारों को मजबूर करके दूसरों के भीतर डालते हो, वे तुम्हें सुनते हैं पर समझते नहीं। और जब तुम अपने जीवन को शांति से जीते हो, लोग तुमसे सीखने लगते हैं, बिना तुमसे पूछे। अचानक हवा तेज हुई, टीलों की घास हिलने लगी, कहीं दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई, मानो रात खुद इस बातचीत में शामिल हो गई हो। एरिस्तो ने कहा, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो चाहते हैं कि दुनिया उन्हें देखे, दूसरे जो देखते हैं कि दुनिया कैसी है। पहले लोग हमेशा परेशान रहते हैं, दूसरे लोग हमेशा शांत। लड़का धीरे से बोला, मुझे दूसरा बनना है। एरिस्तो ने उसकी पीठ थपथपाई, अच्छा चुनाव है, लेकिन यह चुनाव जिम्मेदारी भी मांगता है। वे बोले, तुम्हें सीखना होगा कि कैसे हर स्थिति में अपनी नजर साफ रखनी है, कैसे अपने मन को शांत रखना है, कैसे अपनी कमजोरियों को साथी बनाना है, दुश्मन नहीं। लड़का थोड़ा हैरान हुआ, कमजोरियों को साथी? एरिस्तो ने कहा, हां, क्योंकि अगर तुम उनसे लड़ोगे तो वे तुम्हें और थका देंगी, लेकिन अगर तुम उन्हें समझोगे तो वे तुम्हें ताकत देंगी। उन्होंने अपना हाथ दिल पर रखा। जब तुम अपनी कमजोरी को पहचानते हो, उसी क्षण तुम अपनी अगली ताकत की नींव रख देते हो। हवा अब शांत थी, आकाश में हल्की चांदनी फैल चुकी थी। लड़का धीरे से बोला, गुरुजी, मुझे लगता है कि मैं धीरे धीरे बदल रहा हूं। एरिस्तो मुस्कुराए, यही तो मेरी इच्छा है, पर एक बात याद रखना, परिवर्तन कभी अचानक नहीं होता, वह धीरे धीरे आता है, जैसे रात धीरे धीरे सुबह में बदलती है। और जब तुम समझ नहीं पाते, तुम्हारा मन ही तुम्हें बदल रहा होता है। अब दोनों खड़े हुए। गांव की रोशनियां मंद पड़ चुकी थीं, जैसे पूरा संसार सो गया हो, लेकिन एक चीज जाग रही थी, लड़के के भीतर की नई समझ। एरिस्तो ने उसकी ओर देखा और कहा, अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत गहराई, बहुत खोज, और तुम्हें खुद को इतना साफ करना है कि तुम दुनिया को बिना धुंध के देख सको। लड़का शांत था, पर उसकी आंखें कह रही थी, मैं तैयार हूं। रात अब पूरी तरह शांत हो चुकी थी। चारों ओर फैली निस्तब्धता ऐसी लग रही थी मानो स्वयं प्रकृति ने अपनी सांसें रोक ली हों। काकी एरिस्तो और लड़के के बीच होने वाली यह अनोखी यात्रा बिना किसी व्यवधान के जारी रह सके। दोनों गांव के बाहर बने पुराने पगडंडी वाले रास्ते पर चल रहे थे, एक ऐसा रास्ता जो शायद हजारों पैरों ने पार किया होगा, पर आज वह एक नए उद्देश्य से जीवित लग रहा था। कुछ कदमों के बाद एरिस्तो रुक गए। उनके सामने एक सूखा पेड़ खड़ा था, टहनियों से रहित, एकदम कठोर और वर्षों की धूप में झुलसा हुआ। लड़का उसे देखकर बोला, गुरुजी, यह तो मर चुका है। एरिस्तो ने उसकी ओर देखा, क्या सच में? लड़का थोड़ा चौंका, लेकिन इसमें पत्ते नहीं, हरियाली नहीं, यह जीवित कैसे हो सकता है? एरिस्तो ने मुस्कुराकर जमीन को हल्का सा खुरचा। सूखी मिट्टी हटी और अंदर से हरी नर्म फुनगी दिखाई दी। लड़के की आंखें खुल गई। एरिस्तो बोले, हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। जो आंखें देखती हैं, वह अक्सर कहानी का आधा हिस्सा होता है। वे आगे झुककर बोले, यह पेड़ बाहर से सूखा है, लेकिन भीतर से जिंदा है। मनुष्य भी ऐसा ही होता है। कभी कभी वह बाहर से थका, टूटता हुआ और हार के करीब लगता है, पर भीतर कहीं एक छोटी सी लौ जलती रहती है जो कहती है, अभी खत्म मत मानो। लड़का धीरे धीरे समझने लगा। एरिस्तो बोले,
समझदार व्यक्ति वही है जो सूखे पेड़ में भी जीवन देख ले और अंधेरे में भी प्रकाश खोज ले। वे आगे बढ़े। अब वे एक छोटी पहाड़ी पर थे जहां से हवा तेज बह रही थी, मानो रात की आवाजें फैल रही हो। एरिस्तो ने लड़के से पूछा, बताओ, जीवन में सबसे खतरनाक चीज क्या है? लड़का बोला, डर। एरिस्तो मुस्कुराए। डर खतरनाक नहीं है। खतरनाक है डर को समझे बिना उससे भागना। लड़का कुछ बोलता उससे पहले ही एरिस्तो बोले, डर एक संदेश लाता है। उसमें छिपा ज्ञान, उसमें छिपी दिशा, अगर तुम ठहर कर उसे सुनो। वे रुक गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और रात के शोर को सुनने लगे। हवा की सरसराहट, दूर से आती किसी पशु की आवाज, पत्तों की हल्की खनक। डर कहता है, यहां कुछ ऐसा है जो तुम्हें समझना चाहिए। अगर तुम भागे तो डर पीछा करेगा, अगर तुम रुके डर रास्ता दिखाएगा। लड़के ने गहरी सांस ली, जैसे कुछ भारी चीज उसके भीतर से हट रही हो। अब वे पहाड़ी के उस हिस्से पर पहुंचे जहां एक पुरानी पत्थर की मूर्ति खड़ी थी, किसी अज्ञात देवता की, समय से टूटी फूटी पर अभी भी मजबूती से धरी हुई। एरिस्टो ने कहा, यह मूर्ति तुम्हें क्या बताती है? लड़का बोला कि समय हर चीज को तोड़ देता है। एरिस्टो ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, समय तोड़ता नहीं, वह परीक्षण करता है। जो सच में मजबूत हो वही समय के सामने टिक पाता है। लड़का बोला, तो मनुष्य को क्या मजबूत बनाता है? एरिस्टो धीरे धीरे बोले, सत्य, नियम और आत्म अनुशासन। उन्होंने लड़के की ओर देखा। जो मनुष्य अपने नियमों का पालन कर लेता है, जीवन उसका सम्मान करता है, और जो अपने नियमों से भागता है, जीवन भी उससे भागता है। हवा शांत हो गई, मानो रात भी यह वाक्य सुनकर स्थिर हो गई हो। एरिस्टो आगे बोले, एक चीज याद रखना, मनुष्य की असली ताकत उसकी बाहों में नहीं, उसके निर्णयों में होती है। दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाइयां तलवारों से नहीं, किसी मनुष्य के भीतर लड़े गए निर्णयों से जीती जाती है। लड़का पूरी तरह डूब चुका था। हर शब्द उसके भीतर एक लहर की तरह फैल रहा था। एरिस्टो ने आसमान की ओर देखा, जहां चांद धीरे धीरे बादलों के पीछे छिप रहा था। जीवन में कठिन समय आएगा और लोग कहेंगे कि तुम असफल हो, पर जब तक तुम खुद यह न मान लो, तुम असफल नहीं हो सकते। कुछ क्षण बाद वे बोले, हमेशा याद रखना, दृढ़ता ही वह पुल है जो तुमको वहां ले जाएगी जहां प्रतिभा नहीं ले जा सकती। लड़के की आंखें चमक उठी, जैसे उसने पहली बार दृढ़ता का असली अर्थ समझा हो। एरिस्टो ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है, और मैं तुम्हारे भीतर वह ज्वाला देख रहा हूं जो किसी दिन कई लोगों के रास्ते को रोशन करेगी। रात के उस शांत क्षण में ऐसा लगा जैसे तारे भी इन शब्दों का साक्षात्कार कर रहे हों। रात गहरी हो चुकी थी, पर जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था, वैसे वैसे लड़के के भीतर एक नई रोशनी जन्म ले रही थी, और उसी रोशनी की ओर बढ़ते हुए एरिस्टो ने उसे उस पहाड़ी के पार ले जाना शुरू किया जहां एक पुरानी भूली हुई घाटी थी। घाटी में उतरते समय हवा अचानक ठंडी हो गई। लड़के ने पूछा, ये जगह इतनी शांत क्यों है? एरिस्टो ने उत्तर दिया, क्योंकि यहां प्रकृति सीखने वालों से कभी लड़ती नहीं, वह सिर्फ उन्हें सुनती है। वे घाटी के बिल्कुल बीच में पहुंचे। यहां एक छोटा, बिल्कुल शांत तालाब था, इतना स्थिर कि चांद उसकी सतह पर जैसे अपनी दूसरी दुनिया बसा चुका हो। एरिस्टो रुके। उन्होंने तालाब की ओर इशारा किया, देखो, ये पानी कैसा है? लड़के ने कहा, एकदम शांत, जैसे इसमें कोई हलचल नहीं। एरिस्टो ने सिर हिलाया, मन भी पानी जैसा है। जब तक उसमें तूफान है, तब तक वह सच का चेहरा नहीं दिखा सकता। जब वह शांत होता है, तब वास्तविकता स्वयं उसके सामने झुक जाती है। लड़के ने पानी की ओर देखा और सचमुच उसे अपना चेहरा साफ दिखाई दिया। एरिस्टो ने पूछा, क्या यहां तुम अपना असली चेहरा देख रहे हो? लड़का बोला, हां गुरुजी। एरिस्टो मुस्कुराए, और अगर पानी में लहरें उठने लगे, अगर हवा तेज हो जाए, अगर बारिश गिरने लगे? लड़का बोला, तब चेहरा धुंधला हो जाएगा। एरिस्टो धीरे धीरे बोले, यही तुम्हारे मन का रहस्य है। जब विचार टकराए, जब डर भीतर गूंजे, तब तुम अपने आप को साफ नहीं देख पाते। उन्होंने पानी में हल्की सी लहर डाली और लड़के का प्रतिबिंब टूट गया। स्मरण रखो, दुनिया तुम्हें जितना भी हिलाए, तुम्हारी कोशिश हर बार यही होनी चाहिए कि मन को फिर उसी स्थिरता में लौटाओ जहां तुम खुद को पहचान सको। लड़का चुपचाप सुनता रहा।
उसके भीतर कुछ बदल रहा था, कुछ ऐसा जिसे वह शब्दों में नहीं कह सकता था। एरिस्टो अब गहरे स्वर में बोले, तुम्हारी असली पहचान वह नहीं जो लोग तुम्हें कहते हैं, वह नहीं जो परिस्थितियां बनाती है, और न ही वह जो असफलताएं तय करती है। तुम्हारी पहचान वह है जो तुम तब महसूस करते हो जब मन बिल्कुल शांत हो जाता है, जब भीतर का शोर खत्म होता है। लड़का अपनी सांसें थामकर सुन रहा था। एरिस्टो ने आगे कहा, अगर कोई मनुष्य सीख जाए मन को शांत करना और सत्य को अनुभव करना, तो वह दुनिया की हर लड़ाई जीत सकता है बिना किसी हथियार के। उन्होंने अपना हाथ पानी पर रखा और एक क्षण के लिए चांद का प्रतिबिंब टूटकर फिर से बन गया। यही जीवन है, एरिस्टो ने कहा, टूटना, बिखरना और फिर से बन जाना। वे पीछे मुड़े और बोले, पर याद रखना, पानी खुद को दोबारा शांत करना जानता है, मनुष्य को यह खुद सीखना पड़ता है। लड़के के लिए यह वाक्य मानो उसके भीतर किसी गहरी जगह जाकर अटक गया, एक ऐसी जगह जिसे वह कभी छू भी नहीं पाया था। कुछ देर दोनों चुप रहे। चुप्पी ऐसी थी जैसे स्वयं रात भी उनसे सीख रही हो। फिर एरिस्टो ने उसकी ओर देखा, अब बताओ, क्या तुम तैयार हो अपने भीतर के उस हिस्से को देखने के लिए जिससे अधिकतर लोग जीवन भर भागते रहते हैं? लड़के ने धीरे से सिर हिलाया, पहली बार बिना एक भी शब्द बोले। एरिस्टो मुस्कुराए, एक शांत, गहरी, रहस्यमय मुस्कान। अच्छा तो चलो आगे बढ़ते हैं। उन्होंने तालाब से नजर हटाई और उसे उन पहाड़ियों की ओर ले जाने लगे जहां रात और भी गहरी थी और जहां उसकी वास्तविक परीक्षा इंतजार कर रही थी। रात अब पहले से भी अधिक गहरी, भारी और रहस्यमय हो चुकी थी, जैसे अंधेरे ने अपने भीतर किसी प्राचीन रहस्य को छुपा रखा हो। एरिस्टो और लड़का पहाड़ियों के बीच बने एक संकीर्ण रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। यह वह हिस्सा था जहां पेड़ कम थे, पत्थर ज्यादा, और हवा में एक ऐसा सन्नाटा था जो मनुष्यों के भीतर छिपे डर को भी जागृत कर दे। लड़के ने पूछा, गुरुजी, यहां इतना अंधेरा क्यों है? एरिस्टो ने बिना रुके कहा, क्योंकि यह वह जगह है जहां आदमी अपने विचारों से भाग नहीं सकता। अंधेरा जितना बाहर है उतना ही अंदर भी होता है। लड़के ने एक लंबी सांस ली। एरिस्टो ने उसकी ओर देखा। यही तो वह जगह है जहां तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होती है। वे एक बड़े काले पत्थर के सामने रुके। पत्थर पर एक पुराना टूटा हुआ चिन्ह बना था। लड़के ने पूछा, यह क्या है? एरिस्टो गहरे स्वर में बोले, यह वह निशान है जो प्राचीन समय के दार्शनिक अपने शिष्यों की यात्रा से पहले बनाते थे। यह याद दिलाता है कि आगे का रास्ता किसी भी किताब में नहीं मिलता, यह भीतर की गहराइयों में उतरकर ढूंढना पड़ता है। लड़का कुछ बोल पाता उससे पहले एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे रात किसी अदृश्य शक्ति से सरक गई हो। एरिस्टो बोले, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ दूरी के बाद रास्ता अचानक एक संकरे गुफानुमा रास्ते में बदल गया। अंदर अंधेरा था, इतना कि अपनी उंगलियां भी पहचान में ना आए। लड़का रुक गया। गुरुजी, क्या हमें सच में अंदर जाना है? एरिस्टो शांत स्वर में बोले, हाँ, यही वह जगह है जहां हर मनुष्य को अपने भीतर उतरना पड़ता है। जब तक तुम अंधेरे में नहीं उतरोगे, तुम कभी प्रकाश की कीमत नहीं समझोगे। उन्होंने लड़के की ओर हाथ बढ़ाया। डरो मत, अंधेरा तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता अगर तुम उसके भीतर ईमानदार रहो। लड़का धीरे धीरे आगे बढ़ा। पहला कदम भारी लगा, दूसरा उससे भी भारी, और जैसे ही तीसरा कदम रखा, गुफा में हल्की सी गूंज उठी। लड़का घबरा गया। ये आवाजें क्या है? एरिस्टो ने कहा, ये आवाजें तुम्हारी अपनी सोच की है। मनुष्य को जब बाहर का शोर नहीं मिलता तो भीतर का शोर तेज हो जाता है। कुछ और कदम अंदर बढ़ते ही एक मन सी चमक दिखाई दी। गुफा की दीवारों में जमी कुछ पत्थरों में हल्की रोशनी थी। लड़का हैरान हो गया, यह रोशनी कहां से आ रही है? एरिस्टो बोले, यही तो अंधेरे का रहस्य है। वह कभी पूरी तरह अंधेरा नहीं होता, बस रोशनी इतनी कमजोर होती है कि उसे देखने के लिए तुम्हें धैर्य चाहिए। वे आगे बढ़े। अब गुफा थोड़ी खुली थी और बीच में एक बड़ा जलाशय था जिसका पानी बिल्कुल काला दिख रहा था। लड़के ने पूछा, यह पानी क्यों काला है? एरिस्टो ने उत्तर दिया, क्योंकि इसमें सत्य का प्रतिबिंब दिखता है और सत्य हमेशा आसान नहीं होता। लोग सत्य से डरते हैं क्योंकि फिर उन्हें वह चेहरा दिखाता है जिससे वे भागते रहते हैं। लड़के ने कहा, क्या मैं अपना चेहरा देख सकता हूं? एरिस्टो ने धीरे से कहा, देख सकते हो, लेकिन याद रखना, जो तुम यहां देखोगे वह नहीं होगा जो तुमने दुनिया को दिखाया है।
वह होगा जो तुम सचमुच हो। लड़के का दिल तेज हो गया। वह पानी के ऊपर झुका, धीरे धीरे कांपती सांसों के साथ, और पहली बार उसे अपना चेहरा नहीं, अपना डर दिखाई दिया। उसने तुरंत पीछे हटकर कहा, मैंने यह क्या देखा? एरिस्तो शांत स्वर में बोले, तुमने वही देखा जो तुम सबसे ज्यादा छुपाते हो। हर मनुष्य के भीतर एक अंधेरा कोना होता है, जहां वो अपने ही भय, अपने ही झूठ और अपनी ही कमजोरी छुपाकर रखता है। लड़का घुटी आवाज में बोला, क्या हर किसी के भीतर ऐसा होता है? एरिस्तो ने कहा, हाँ, लेकिन फर्क इस बात में है कि कोई उसे देखकर मजबूत बन जाता है और कोई उसे देखकर जीवन भर भागता रहता है। वे आगे झुके और बोले, आज तुमने अपना अंधेरा देखा है। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, भाग जाओ या उसे समझकर उससे ऊपर उठो। लड़का कांपती आवाज में बोला, गुरुजी, मैं इससे ऊपर उठना चाहता हूं, पर कैसे? एरिस्तो ने उसका कंधा पकड़ा, उसे देखकर, उसे स्वीकार करके, और फिर उसके बावजूद आगे बढ़कर। वे मुड़े और बोले, अपने अंधेरे से लड़ना नहीं सीखोगे तो कभी प्रकाश को थाम नहीं पाओगे। लड़के की आंखें नम थीं, पर वे पहली बार डर से नहीं, समझ से भरी थी। एरिस्तो ने कहा, अब हमें गुफा से बाहर निकलना है, क्योंकि तुम्हारे भीतर की यात्रा अभी आधी ही हुई है। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, चलो, अब असली रास्ता शुरू होता है। गुफा से बाहर निकलते ही हवा अचानक बदल गई। अब वह सिर्फ ठंडी नहीं थी, उसमें एक अजीब सी शक्ति थी, जैसे रात ने एक नया अध्याय खोल दिया हो। आसमान में चांद अब आधा था। बादल इधर उधर भागते हुए ऐसा प्रतीत कर रहे थे मानो वे भी इस यात्रा के साक्षी बनना चाहते हो। एरिस्तो आगे बढ़े। उनकी चाल में एक अडिग शांतता थी और लड़का अब उनके पीछे नहीं, उनके साथ साथ चल रहा था। यही संकेत था कि उसकी पहली परीक्षा पूरी हो चुकी थी। कुछ दूरी पर वे एक ऊंचे पत्थरों से भरे पठार पर पहुंचे। यह स्थान अलग था, मानो यहां हवा भी पुरानी बुद्धियों का भार उठाए घूमती हो। लड़के ने पूछा, गुरुजी, अब हमें कहाँ जाना है? एरिस्तो ने गहरी सांस लेकर कहा, अब हम उस जगह जा रहे हैं जहां हर मनुष्य अपने जीवन का अर्थ खोजता है। वहां तुम यह समझोगे कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या बनना है। लड़का उत्सुक भी था और थोड़ा भयभीत भी। वे पठार की चोटी की ओर बढ़ने लगे, हर कदम पिछले से भारी, क्योंकि इस चढ़ाई में शरीर से ज्यादा मन को चढ़ना पड़ता था। जब वे टॉप के करीब पहुंचे, एरिस्तो रुके और बोले, यहां से आगे तुम्हें एक ऐसी सच्चाई दिखेगी जो अधिकांश लोग देखने की हिम्मत भी नहीं करते। क्या तुम तैयार हो? लड़के ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ गुरुजी। एरिस्तो ने उसकी आंखों में देखा, एक स्थिर दार्शनिक नजर से। तो याद रखना, जो तुम अब देखोगे वह तुम्हें बदल देगा, और एक बार बदल जाने के बाद तुम पुराने खुद को कभी नहीं देख पाओगे। दोनों आगे बढ़े और आखिरकार पठार के शिखर पर पहुंच गए। शिखर पर पहुंचते ही लड़के की नजर सामने के दृश्य पर टिक गई। एक विशाल, अनंत फैलता हुआ क्षितिज, जहां धरती और आसमान मानो एक दूसरे को छूते हों। दूर दूर तक जलती मशालों का हल्का उजाला, नदियों का चांदी जैसा बहता रास्ता, और उस सब के ऊपर एक भव्य मौन, जैसे दुनिया स्वयं अपने अर्थ पर विचार कर रही हो। लड़का स्तब्ध था। उसने पूछा, गुरुजी, यह जगह, यह दृश्य, ऐसा क्यों लगता है जैसे ये मुझसे कुछ कह रहा हो? एरिस्तो बोले, क्योंकि यह दृश्य तुम्हें तुम्हारे छोटेपन का एहसास दिला रहा है और साथ ही तुम्हारे महत्व का भी। ये तुम्हें दिखा रहा है कि तुम इस विशाल दुनिया का एक छोटा हिस्सा हो, लेकिन तुम्हारे भीतर एक ऐसी रोशनी है जो इस पूरी दुनिया पर असर डाल सकती है। लड़का चुप रहा, उसकी आंखें क्षितिज पर जमी थीं। एरिस्तो ने धीरे से कहा, बहुत से लोग दुनिया को देखते हैं लेकिन अपनी जगह नहीं पहचान पाते, और कुछ लोग अपनी जगह खोजने की कोशिश करते करते दुनिया को देखना ही भूल जाते हैं। एक ठंडी हवा का झोंका आया। एरिस्तो की चोगा हल्का सा लहराया। वे बोले, संतुलन। दुनिया को देखना भी और खुद को देखना भी। अगर किसी एक को ज्यादा देखोगे तो दूसरा खो दोगे। लड़के ने पूछा, और मैं ये संतुलन कैसे सीखूं? एरिस्तो ने अपनी उंगली से क्षितिज की ओर इशारा किया, जहां रात की काली रेखा के पीछे हल्की सी सुनहरी झलक उभर रही थी। इसे देखो, ये रात नहीं कहती कि मैं हमेशा रहूंगी, और ना दिन कहता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। जीवन का सत्य हमेशा इस परिवर्तन में छिपा है। लड़का मंत्रमुग्ध सा सुनता रहा,
एरिस्तो आगे बोले, अच्छा, अब बताओ, तुम्हें इस क्षितिज में क्या दिख रहा है? लड़के ने ध्यान से देखा, बहुत देर तक देखा, फिर कहा, मुझे रास्ते दिख रहे हैं, बहुत सारे। एरिस्टो ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तुम्हारी तीसरी समझ है। जीवन में एक ही रास्ता नहीं होता। लोग रास्ते खोजने में जीवन गुजार देते हैं, पर उन्हें पता ही नहीं होता कि रास्ते गिरे हुए डर, उठे हुए साहस और किए गए निर्णयों से बनते हैं। वे उसके पास खड़े हुए, उनका स्वर अब पहले से भी गहरा था। और तुम्हें अपना रास्ता चुनना है, क्योंकि अगर तुमने नहीं चुना तो दुनिया तुम्हारे लिए चुन लेगी। लड़के ने चुपचाप सिर झुका दिया, लेकिन एरिस्टो ने उसका चेहरा ऊपर उठाया। याद रखना, अभी तक तुम बस सीख रहे थे, अब आगे की यात्रा में तुम खुद को बनाना शुरू करोगे। रात के आसमान में पहला सुनहरा रंग फैलने लगा, सूर्योदय का संकेत। एरिस्टो बोले, चलो, अब तुम्हें उस जगह ले चलता हूं जहां तुम अपने जीवन के सबसे कठिन सवालों से मिलोगे और जहां तुम्हें अपने पहले असली निर्णय लेने होंगे। उन्होंने कदम बढ़ाए और लड़का उनके साथ हो लिया, अब डर से नहीं बल्कि एक नई चमक के साथ। यात्रा की अगली मंजिल उन दोनों का इंतजार कर रही थी। एक ऐसी जगह जहां मन की जड़ें हिल जाती हैं और आत्मा अपने असली रूप से टकराती है। सुबह की पहली किरण क्षितिज से निकल रही थी, धीरे धीरे, कोमलता के साथ। रात के अंधेरे को हटाते हुए वह अपने साथ एक नई शांति लेकर आई थी। एरिस्टो और लड़का अब नीचे की ओर उतर रहे थे, जहां पहाड़ खत्म होकर एक विशाल मैदान शुरू होता था। वहां दूर तक कोई मनुष्य नहीं था, सिर्फ हवा, घास और कभी कभी उड़ते पक्षी। लड़का अब पहले से अलग था, उसकी चाल में हिचक नहीं थी और उसकी आंखों में वह गहराई आ चुकी थी जो केवल अनुभव से आती है। एरिस्टो बोले, तुम्हारा चेहरा अब शांत है। लड़का मुस्कुराया, शायद क्योंकि अब मैं खुद से भाग नहीं रहा। एरिस्टो ने सिर हिलाया, यही आत्मज्ञान की पहली पहचान है। वे कुछ देर मौन में चलते रहे। सूरज अब ऊपर चढ़ रहा था, उसकी किरणें घास पर गिरकर चमक रही थीं। हर किरण जैसे जीवन का एक नया अर्थ कह रही थी। थोड़ी देर बाद वे एक पुराने कुएं के पास पहुंचे। कुआं गहरा था, पर उसमें अब भी साफ पानी था। एरिस्टो रुके और बोले, देखो ये कुआं। लड़के ने नीचे झांका, पानी साफ है लेकिन गहराई बहुत ज्यादा है। एरिस्टो बोले, ऐसा ही मनुष्य का मन होता है, ऊपर से शांत और स्पष्ट दिखता है, पर जितना नीचे उतरो उतना रहस्यमय, उतना विशाल। वे थोड़ा झुके और बोले, अधिकतर लोग अपने भीतर झांकने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें जो दिखेगा वह असहज करेगा, पर सच्चा ज्ञान हमेशा भीतर की गहराइयों में ही छिपा होता है। लड़का सोच में पड़ गया। एरिस्टो ने कहा, अब इस कुएं में देखो और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या दिखता है। लड़के ने झुककर नीचे देखा। पहले उसे बस अपनी परछाई दिखी, फिर जैसे जैसे उसे ध्यान केंद्रित किया वह परछाई बदलने लगी। अब उसे अपने जीवन की झलकें दिखने लगी। बचपन, हंसी, भय, असफलताएं, लोग जो आए पर चले गए। वह हिल गया, ये सब मेरे भीतर है। एरिस्टो ने शांत स्वर में कहा, हाँ, मनुष्य अपने अतीत को कभी खोता नहीं, वो बस उसे भीतर जमा कर देता है और एक दिन वो सब उसे पुकारने लगता है। लड़का थोड़ा कांपा। क्या इसका मतलब है कि मैं अपने अतीत से बंधा हूं? एरिस्टो ने कहा, नहीं, अतीत तुम्हें बांधता नहीं, वो बस तुम्हें सिखाता है। पर अगर तुम सीखने की जगह सिर्फ पछताने लगो तो वही तुम्हारा कैद खाना बन जाता है। लड़के ने धीरे से कहा, तो मुझे अपने अतीत से क्या करना चाहिए? एरिस्टो ने मुस्कुराकर कहा, उसे देखो, समझो और फिर उसे धन्यवाद दो, क्योंकि वही गलतियां, वही दर्द तुम्हें यहां तक लाए हैं। हवा हल्की बह रही थी। लड़के ने कुएं से नजर उठाई। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति थी। एरिस्टो ने कहा, अब हम उस जगह चलेंगे जहां तुम्हारे भीतर का मौन बोलेगा। वे मैदान से होते हुए एक घने वृक्षों वाले क्षेत्र में पहुंचे। यह जंगल नहीं था, पर पेड़ों की छाया इतनी गहरी थी कि सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंच रही थी। वहां बीचों बीच एक पत्थर का चबूतरा था। एरिस्टो ने कहा, यह मौन का स्थान है। यहां कोई आवाज नहीं होगी, न मेरी न तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारा मन। मुझे यहां क्या करना है? एरिस्टो बोले, कुछ नहीं, बस बैठना है। बस बैठना, यही सबसे कठिन काम है। लड़का चबूतरे पर बैठ गया। पहले कुछ मिनट सब ठीक लगा,
फिर मन ने शोर मचाना शुरू किया। बीते हुए शब्द, भविष्य की चिंताएं, डर, उम्मीदें, सवाल सब एक साथ उमड़ने लगे। वो बेचैन हो उठा। गुरुजी, मेरा मन शांत नहीं हो रहा। एरिस्टो बोले, क्योंकि तुम उसे शांत करने की कोशिश कर रहे हो। मन को जीतने की कोशिश करना उसे और उथल पुथल में डाल देता है। बस उसे देखो जैसे नदी को देखते हो। लड़के ने आंखें बंद की। वो कुछ देर चुप बैठा रहा। धीरे धीरे उसका शोर कम होने लगा। वो अब सुन पा रहा था हवा की सरसराहट, पत्तों की हल्की आवाज और अपनी ही सांसों की लय। अचानक उसके भीतर कुछ बदल गया, जैसे किसी ने भीतर की दीवारों को तोड़ दिया हो। डाट डाट डाट। उसे लगा मानो वह खुद को पहली बार सुन रहा हो। कुछ समय बाद उसने आंखें खोली। एरिस्टो उसके सामने खड़े थे। लड़का बोला, गुरुजी, मुझे लगा जैसे कुछ ने मेरे भीतर जवाब दे दिया हो, बिना बोले। एरिस्टो मुस्कुराए। यही तो मौन की आवाज है, और जो इसे सुन लेता है वह किसी से नहीं हारता। वे आगे बोले, तुमने अब वह देख लिया जो शब्दों से परे है। अब तुम्हें समझना है कि ज्ञान का अर्थ किताबों से नहीं, जीवन से निकलता है। सूरज अब पूरी तरह ऊपर था। आसमान साफ और नीला। लड़का उठा और पहली बार उसके चेहरे पर वह आत्मविश्वास था जो किसी उत्तर से नहीं बल्कि समझ से आता है। एरिस्टो ने कहा, अब तुम तैयार हो। आगे की यात्रा तुम्हें खुद करनी होगी, पर याद रखना, ज्ञान का असली अर्थ यही है। सवाल पूछते रहो और जब जवाब मिले तो उसे परखो, जियो और फिर एक नया सवाल उठाओ। लड़का मुस्कुराया, तो ये अंत है? एरिस्टो ने कहा, नहीं, जहां समझ शुरू होती है वहीं यात्रा की असली शुरुआत होती है। डॉट डॉट डॉट। वे दोनों कुछ देर मौन में खड़े रहे। फिर हवा चली, पत्ते हिले और सूरज की किरणें उन पर पड़ी। मानो प्रकृति खुद कह रही हो, यात्रा अभी जारी है। साल बीत चुके थे। मौसमों ने कई बार अपना रंग बदला और दुनिया वही रही, पर वही नहीं रही। ट्रोआस के उस शांत नगर में जहां कभी एक लड़का अपनी उलझनों से भागता फिरता था, अब एक युवा बैठा था, शांत, संयमित और भीतर से उजला। लोग कहते थे वह एरिस्टो ऑफ सियोस का शिष्य है, पर समय के साथ एक और वाक्य जुड़ गया, और अब वह स्वयं भी एक शिक्षक है। वह उसी पहाड़ी पथ पर चलता था जहां कभी उसके कदम कांपते थे, उसी कुएं में झांकता था जहां उसने पहली बार जीवन का भार देखा था, उसी चबूतरे पर बैठता था जहां मौन ने उसे उसके भीतर से मिलवाया था। पर आज कुछ अलग था। आज उसके सामने एक और लड़का बैठा था, ठीक वैसा ही जैसा वह कभी था। लड़का कांपती आवाज में बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं अपने भीतर की आवाज से डरता हूं। युवा मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें करुणा भी थी और अनुभव की गहराई भी। उसने कहा, डर मत, तुम्हारे भीतर जो आवाज है वही तुम्हारी असली ताकत है। उसे सुनो, वह भाग कर नहीं आएगी, तुम्हें ठहरना पड़ेगा। लड़के ने पूछा, क्या आप भी कभी डरे थे? लंबी सांस लेते हुए उसने कहा, हां। फिर उसने आसमान की ओर देखा। बहुत डरा था, लेकिन किसी ने मुझे सिखाया कि डर टूटता नहीं, समझ में बदल जाता है। लड़के ने आश्चर्य से पूछा, किसने सिखाया था? युवा की आंखों में एक परिचित चमक आई, वही चमक जो एरिस्टो के भीतर जलती थी। उसने धीरे से कहा, एक व्यक्ति जिसने मुझे दिखाया कि ज्ञान सिर्फ उत्तर जानने का नाम नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधेरे से बिना भागे गुजरने का साहस है। हवा हल्की चली, घास झूमी, कुछ क्षण मौन रहा, और फिर युवा ने कहा, चलो मैं तुम्हें वह जगह दिखाता हूं जहां मौन बोलता है। वे दोनों पेड़ों के बीच चलते हुए उसी चबूतरे तक पहुंचे जहां कभी युवा बैठा था, कच्चा, खोया हुआ, पर खोज से भरा। अब वह उसी जगह किसी और को बैठने दे रहा था। यह वही क्षण था जहां एक चक्र पूरा हो चुका था और दूसरा शुरू हो रहा था। लड़का आंखें बंद करके बैठ गया। युवा ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानता था कि मौन ही सबसे बड़ा गुरु है, और यह भी जानता था कि किसी को बदलने के लिए शब्द नहीं, अनुभव चाहिए। कुछ देर बाद जब लड़के ने आंखें खोली, उसके चेहरे पर डर कम था और समझ ज्यादा। वह बोला, यह जगह, यह शांति, मानो सब मेरे अंदर उतर रहा है। युवा हल्के से मुस्कुराया, हां, यही है वह पहला कदम जिसे उठाने से जीवन बदलता है। फिर वे दोनों आसमान की ओर देखे, जहां सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, मानो कहना चाहता हो, हर समझ, हर ज्ञान अपने सही समय पर आता है।
युवा ने महसूस किया कि अरिस्टो की शिक्षाएं अब भी उसके भीतर जीवित थीं, हर सांस में, हर निर्णय में, हर कदम में, और अब वही रोशनी किसी और तक पहुंची थी। यह उपसंहार नहीं था, यह निरंतरता थी, एक ऐसी श्रृंखला जो सदियों से चली आ रही है, जहां एक मन समझता है, दूसरे मन को दिशा देता है और समय ज्ञान को आगे बढ़ाता रहता है। यही है अरिस्टो ऑफ सीओस की असली विरासत, कि ज्ञान कभी रुकता नहीं, वह बस एक आत्मा से दूसरी आत्मा तक यात्रा करता रहता है, और जब तक प्रश्न पूछने वाले दिल है, यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होगी। शाम अब ढल चुकी थी, आसमान लाल से सुनहरा हुआ, फिर धीरे धीरे गहरे नीले में बदल गया, जैसे दिन और रात की सीमा भी अपना हिसाब भूलकर कहानी में खो गई हो। युवा और लड़का चबूतरे से उठे, हवा में अब ठंडक बढ़ गई थी, पर वातावरण में एक ऐसी गर्माहट थी जो किसी नए आरंभ की होती है। दोनों पहाड़ी से उतरे, रास्ता वही था, पत्थरों से भरा, टूटी फूटी झाड़ियों से घिरा और दूर तक फैला हुआ, पर अब वह कठिन नहीं लगता था, क्योंकि लड़के के भीतर भय की जगह समझ उगने लगी थी। चलते चलते लड़के ने पूछा, क्या मैं कभी आपकी तरह बन पाऊंगा? युवा रुका, उसने आसमान की ओर देखा, जहां पहला तारा चुपचाप चमक रहा था। वह बोला, नहीं, तुम मेरी तरह नहीं बनोगे, तुम अपनी तरह बनोगे, और यही सबसे सुंदर बात है। लड़का कुछ समझा, कुछ नहीं, पर उसके होठों पर मुस्कान थी, नई, सादी, पर सच्ची। दोनों आगे बढ़े। गांव की मध्यम रोशनियां अब दूर चमक रही थीं। रात की निस्तब्धता मानो उन्हें किसी अंतिम सत्य की ओर ले जा रही हो। युवा धीरे से बोला, मैंने अपने गुरु से एक बात सीखी थी, और अब वह बात तुम्हें देता हूं। सही गुरु वह नहीं जो उत्तर दे, सही गुरु वह है जो तुम्हारे भीतर प्रश्नों को जीवित रख दे। लड़का ठहर गया। उसने इस वाक्य को ऐसे सुना जैसे किसी ने उसके भीतर एक दीपक जला दिया हो, क्योंकि युवा ने आगे कहा, प्रश्न तुम्हें आगे ले जाते हैं, उत्तर केवल वही रोक देते हैं जहां यात्रा खत्म हो जाती है। लड़के की आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ एक शांत जिज्ञासा थी, वह जिज्ञासा जो कभी युवा की आंखों में भी थी जब वह स्वयं एरिस्टो के साथ इस पथ पर चला था। गांव के द्वार पर पहुंचकर युवा ने लड़के के कंधे पर हाथ रखा। आज जो समझा है वह सिर्फ शुरुआत है। ज्ञान ऐसा नहीं जो तुम्हें उठा ले जाए, वह ऐसा है जो तुम्हें धीरे धीरे बदलता है, बिना बताए, बिना शोर किए। लड़का चुप रहा, पर उसकी आंखों में एक चमक थी, धैर्य की, उम्मीद की और आने वाले कल की। कुछ क्षण बाद लड़का अपने घर की ओर भागा, बिल्कुल उसी तरह जैसे कभी यह युवा भागा था, भय से नहीं बल्कि समझ से भरे हृदय के साथ। युवा वहीं खड़ा रहा, उसकी आंखें उस पगडंडी पर टिक गईं जो अंधेरे में कहीं खो रही थी। उसने हवा में धीमे से कहा, गुरुजी, आपकी बात सही थी, ज्ञान चलता रहता है, किसी के जाने से रुकता नहीं। हवा ने जैसे यह वाक्य अपने साथ उठा लिया और पहाड़ी की ओर उड़ गई, वहीं जहां कभी एरिस्टो ऑफ सीओस ने इस युवा को पहली सीख दी थी। युवा ने एक आखिरी बार आकाश की ओर देखा, जहां अब अंधेरा पूरा छा चुका था, पर तारे तेज हो गए थे, मानो यह याद दिलाने कि अंधेरा चाहे जितना गहरा हो, प्रकाश हमेशा रास्ता ढूंढ लेता है। वह मुड़ा और गांव में चला गया, एक नई शांति, एक नए उद्देश्य और अपने गुरु की अमर ज्योति को हृदय में लिए हुए। कहानी यहां थमती है पर समाप्त नहीं होती, क्योंकि जहां भी कोई मन अपने डर से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, जहां भी कोई आत्मा अपने भीतर झांकने की हिम्मत करेगी, जहां भी कोई दिल सच खोजने की इच्छा रखेगा, वहां एरिस्टो की रोशनी फिर जल उठेगी। ये कहानी नहीं, एक यात्रा है, और यात्राएं कभी खत्म नहीं होती। एरिस्टो हमें ये याद दिलाकर जाता है कि मन भारी हो जाए तो दुनिया भी भारी लगने लगती है, पर जब विचार साफ हों तो रास्ते भी साफ दिखाई देने लगते हैं। अब सवाल तुम्हारे लिए, तुम अपनी जिंदगी में क्या संभाल कर रख रहे हो, और क्या ऐसे बोझ है जिन्हें छोड़ देने पर तुम भीतर से हल्का हो जाओगे? अगर आज की यह यात्रा तुम्हारी सोच में थोड़ी भी रोशनी लाई है, अगर एरिस्टो की सरलता ने तुम्हें अपनी ही जटिलताओं पर एक नई नजर दी है, तो इस सफर को आगे बढ़ाने के लिए हमारे चैनल टोटल फिलॉसफी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां सोच छोटी नहीं होती, गहरी होती जाती है। अगले दार्शनिक, अगले विचार और अगले रहस्य के साथ जल्द मिलते हैं।